हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास, जिसमें मैं आपको नेट, सेट और जेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो नेट, सेट या फिर जेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं मैं वो करवा रही हूँ। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे आपको लिस्ट 1 का मैचिंग लिस्ट 2 से करना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि आप अगर चाहो ना ऐसे क्वेश्चन में तो 1 या 2 पॉइंट को पकड़ कर भी आंसर निकाल सकते हो। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। सबसे पहले दिया है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। उसके बाद दिया है राइट टू एश्योर्ड, आश्वासन का अधिकार। और बाकी का नेक्स्ट पेज में तो मैं इधर देखती हूँ कि इधर क्या है, देखती हूँ कि इसमें से कोई मैच कर रहा। जीवन और संपत्ति के प्रति हानिकारक वस्तुओं, उत्पादों और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध उपभोक्ता का अधिकार। तो ये क्या है? ये तो हमारा सुरक्षा का अधिकार हुआ ना, ठीक है, कि हमारी लाइफ की सेफ्टी और प्रोडक्ट से कोई हमें नुकसान ना हो, ये सब चीजें हम किस में देखते हैं? तो ये हमारा सुरक्षा का अधिकार है। तो एक का 1, तो आप देखो कि इससे हमारा आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। ये देखो ए का 1 कहाँ कहाँ पे है, तो ए का 1 ए में है, बी में नहीं है, बी ऐसे ही कट गया, सी में नहीं है, सी कट गया, डी में नहीं है, डी कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। हमारा आंसर क्या हो गया? ए, है ना। तो हम क्या किए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को पकड़कर अपना आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो आप भी ये चीजें कर सकते हो। आइए मैं आपको ऐसे सारा का बता दे रही हूँ, बट मैं आपको सिर्फ आंसर निकालने का एक टेक्निक बताई हूँ, ठीक है। सिलेक्शन और एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, आप बहुत अच्छे से आंसर निकाल पाओगे। यहाँ क्या दिया है? उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभावित, शुद्धता, मानक और मूल्य जानने का अधिकार। तो ये कौन सा अधिकार है हमारा? ये सूचना का अधिकार, राइट टू बी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इसका है। तो ये हमारा किस में था? सी में था ना। देखिए आइए हम देखते हैं। ये हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये क्या हो गया? सी का हो गया 2, ठीक है, सी का हो गया 2। उसके बाद देखो, उपभोक्ताओं को समुचित आयोग में अपनी शिकायतों की सुनवाई के बारे में आश्वस्त होने का अधिकार। तो ये क्या हो जाएगा? राइट टू बी हियर्ड, ठीक है, डी का 3। उसके बाद क्या है? उपभोक्ताओं को तर्क संगत दरों पर उत्पादों की व्यापक श्रृंखला से चयन करने का अधिकार। तो ये क्या हो गया? राइट टू बी एश्योर्ड, मतलब डी का 4 हो गया, ठीक है। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपने आंसर को। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, हमारा आंसर ए ही आया था, ठीक है। ऐसे ये देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पहला था सुरक्षा का अधिकार, जिसमें क्या था? उपभोक्ताओं के ऐसे वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के खिलाफ अधिकार प्राप्त है जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? चयन करने का अधिकार, तो उपभोक्ताओं को उचित दरों पर उत्पाद की विस्तृत श्रृंखला में से चयन करने का अवसर प्राप्त हो, ये हो गया चयन का अधिकार। तीसरा क्या है? सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानने का अधिकार है, ये हो गया हमारा सूचना का अधिकार। फिर है सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ताओं को यह आश्वासन पाने का अधिकार है कि उसके हितों पर संबंधित आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी मैचिंग वाला ही है, आज अधिकतर क्वेश्चन मैचिंग वाले ही है। इसमें देखो क्या क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, फेमा, IMF और अंकटाड, ठीक है। तो देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आया आपका 2019 में, ए का 4 हो गया। ए का 4 कहाँ कहाँ पे है? ए में देखो, ए में है ए का 4, बी में नहीं है, बी कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसा आप सारा मैच कर लो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये आया आपका 2019 में, ए का 4 हो गया, ए का 4 है। फेमा आया आपका 1999 यानी 1999 में, तो बी का 3 हो गया, बी का 3 भी है। IMF
IMF आया आपका 1945 यानी कि 1945 में। तो C का 2 हो गया, C का 2 भी है और अंक स्टार्ट आया 1964, D का 1 यानी यहाँ पे D का 1 भी है 1964। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप देख लेना, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के संबंध में सूचना प्रदान करने की समय सीमा क्या है? 30 डेज, 60 डेज, 24 आवर, 48 आवर। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48 आवर। मैं इसके और भी जो पॉइंट्स है ना मैं आपको बता दे रही हूँ। नॉर्मल सिचुएशन में 30 डेज का टाइम होता है, किसी के लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, मतलब किसी के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो ये 48 आवर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 48 आवर। सहायक सूचना अधिकारी से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना लेना है तो उसके लिए आपको लगता है 35 डेज, और अगर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है ना तो आपको उसमें 40 या 45 डेज लगता है। 40 या 45 में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो आप इसे कंफर्म कर लेना। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथिंग वाला ही है। देखो, सबसे पहले है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है? डेरिवेटिव मार्केट होता है, ठीक है, फॉरवर्ड डेरिवेटिव मार्केट यानी ए का 3। फिर है जमा प्रमाण पत्र यानी क्रेडिट डिपॉजिट, ये होता है आपका मनी मार्केट। डी का 2 एफपीओ। एफपीओ आपका होता है स्टॉक मार्केट, और आईपीओ जो है ये होता है प्राइमरी मार्केट। तो आपका आया ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो 3, 2, 4, 1। देखो, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी दे रखा है इसका सॉल्यूशन। देखो, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से प्रसार डिस्पर्सन के मापों की पहचान करें। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या आते हैं? तो माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन आते हैं, रेंज यानी कि परासन ये भी आता है, फिर है मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी आता है। उसके बाद फिर है प्रसरण का सहगुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये नहीं आता, ये दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं आता है। सहसंबंध का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और ई। डी को छोड़कर बाकी सभी हो जाएंगे। तो आइए हम ऑप्शन में देखते हैं, ए, बी, सी और ई। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, ये हिंदी में मिस्टेक है, यहाँ डी नहीं यहाँ पर ई होगा, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप चाहो तो पढ़ लेना इसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के मध्य दल टीम एकता की भावना और सौहार्द बढ़ाने के लिए प्रबंधन को निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सोपानी की श्रृंखला, स्केलर चेन, सहयोग की भावना, स्क्रिप्ट क्रॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्क्रिप्ट क्रॉप, सहयोग की भावना, ठीक है। स्क्रिप्ट क्रॉप जो है इसे टीम स्क्रिप्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रबंधक जो है अपने कर्मचारियों को जो है ना उनका हेल्प करता है, उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करता है, ठीक है, कि आपस में सब मिलजुल कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाकर हैं और सब एक दूसरे का सहयोग करें ताकि काम को वो अच्छे से कर पाए, ठीक है। फिर क्या है, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहा गया है? तो यूनिटी ऑफ कमांड में आपको बोला गया है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर ना एक ही बॉस होना चाहिए जिसका वो बात को माने, ठीक है। वो बॉस जो भी उसको बोले उस पर वो ध्यान दे। एक से अधिक होंगे ना तो वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक काम के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए ना मतलब उसके ऊपर एक ही बॉस होने चाहिए, ये चीज बोला गया। और फिर क्या है, निर्देश की एकता।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोला गया है कि जो भी एक तरह के काम है, जितने भी एक तरह के जो भी काम है ना, वो एक प्रबंधक के नीचे ही रखा जाना चाहिए। मतलब एक मैनेजर के अंडर ही उस काम को रखा जाना चाहिए। वही मैनेजर उस काम को देखे, उसके लिए प्लानिंग करे और वो सभी को गाइड करे और जो एम्प्लॉय है उसकी बातों को मानकर और अपने काम को करे। मतलब एक तरह के काम के लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए, ये बोला गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। उसके बाद है आपका सोपान की श्रृंखला, स्केलर चेन। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी चीज के लिए ना एक श्रृंखला होना चाहिए। मतलब ये क्या होता है ना, अप टू डाउन और डाउन टू अप, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। किसी जैसे मान लो कि किसी भी कंपनी में कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, ठीक है, तो अगर कोई सीनियर मैनेजर है, उसे कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाना, जैसे कि उसे कोई अनाउंसमेंट करना है कि हाँ कल जो है ऑफिस बंद रहेगा, तो क्या वो हर एक एम्प्लॉय को जाकर खुद से बोलेगा? नहीं, वो क्या करेगा, जो उससे जूनियर है वो उसे जाकर बोलेगा। सीनियर मैनेजर जिसे बोले वो क्या करेगा, वो अपने से नीचे वाले को बोलेगा, उससे नीचे वाला जाकर सभी एम्प्लॉय को बोले। ऐसे करके ना एक सीरीज चलता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है स्केलर चेन। अब मान लो कि कोई प्यून है, उसे छुट्टी लेना है, तो क्या वो डायरेक्ट सीनियर मैनेजर से जाकर बात करेगा? नहीं, वो अपने से सीनियर को जाकर, अपने से ऊंचे पोस्ट वाले जो है, उससे जो सीनियर है वो उन्हें जाकर बताएगा कि हाँ मैं कल नहीं आ सकता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, मैं इसके लिए आगे बोल देता हूँ, जो भी होगा मैं बता दूंगा। वो फिर क्या करेंगे, वो अपने से सीनियर को बोलेंगे, वो जाके हेड मैनेजर को बोलेगा। ऐसा करके एक सीरीज चलता है, ठीक है। तो वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर जाती है, अप टू डाउन, डाउन टू अप। वो होता है स्केलर चेन, सोपान की श्रृंखला जिसे कहते हैं। और स्क्रिप्ट क्रॉप तो मैं बताई कि सहयोग की भावना होना चाहिए। तो मैं आपको 4 ऑप्शन के बारे में बता दी हूँ। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया है, आप चाहो तो पढ़ लेना। हमारा क्वेश्चन क्या है, आयकर अधिनियम 1961 की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं भारत में दोहरे कराधान से राहत दिलाती हैं? Which of the following sections of the Income Tax Act 1961 provide for double taxation relief in India? ठीक है, डबल टैक्सेशन से रिलीफ के लिए कौन से सेक्शंस हैं? तो सेक्शन 89, 90, 91, 92, 93। अगर आप पढ़े हो तो आपको ये याद होगा कि इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, सेक्शन 90 और सेक्शन 91। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। क्या कहीं बी और सी दिख रहा? हाँ, ये देखो, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, सेक्शन 90 और सेक्शन 91, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 90 में क्या है कि अगर दो कंट्री के बीच डीटीए मौजूद है तो सेक्शन 90 यूज होता है, और अगर डीटीए मौजूद नहीं है, एक तरफा राहत के लिए आपको सेक्शन 91 को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बी और सी। इसका सॉल्यूशन दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन राजकोष विपत्र बाजार में भागीदार है? Which of the following are the participants in T-bills market? कौन कौन से देखिए टी बिल्स मार्केट में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक ये भी हैं, विदेशी बैंक यानी कि फॉरेन बैंक ये भी हैं, भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड्स ये भी हैं, और कॉर्पोरेट भी हैं। तो हमारे क्या ए बी सी डी ई सभी ऑप्शन हो जाएंगे। आइए हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी ई इसी में सबको इसी में सारा दिया है, तो ए बी सी डी ई यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, ट्रेजरी बिल जो है ना, ट्रेजरी बिल जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसे प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये 91 डेज के लिए होता है, 182 डेज के लिए होता है और 364 डेज के लिए। यानी ट्रेजरी बिल जो है 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए इशू किए जाते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसे प्रोवाइड करवाती है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको बताई ना, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए होता है। और भी डिटेल्स में आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें देखो
सारे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक, भविष्य निधि और कॉर्पोरेट। शोध प्रक्रिया के चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर। शोध प्रश्न निर्मित करना, फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू, डाटा संकलन, कलेक्ट डाटा, शोध योजना विकसित करना, डेवलप अ रिसर्च प्लान, परिणाम की व्याख्या करना, इंटरप्रेट द रिजल्ट। इसमें आप देखो कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, तो शोध प्रश्न जो है वो निर्मित करते हैं, फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, ये सबसे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, तो सबसे लास्ट में करेंगे परिणाम की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट। तो ए फर्स्ट और ई लास्ट, देखो तो है आंसर में, देखो यहाँ पर ए फर्स्ट में और ई लास्ट में कहाँ कहाँ पे, ए कट गया, डी कट गया, ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर सी में है, ए फर्स्ट में है और ई लास्ट में है, तो हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। शोध प्रश्न के बाद हम क्या देखते हैं, साहित्य समीक्षा यानी कि लिटरेचर रिव्यू। तो देखो ए के बाद बी किस में है, ए के बाद बी ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी सी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो शोध प्रश्न निर्मित करते हैं, फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, उसके बाद साहित्य समीक्षा करते हैं, लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद फिर क्या करते हैं, तो शोध योजना विकसित करते हैं यानी डेवलप अ रिसर्च प्लान, उसके बाद डाटा संकलन यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, ठीक है। उसके बाद परिणाम की व्याख्या करना यानी इंटरप्रिटेट द रिजल्ट, सबसे लास्ट में तो हम रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे ना, ठीक है। तो हमारा हो गया ए बी डी सी और ई, है ना, ऑप्शन नंबर बी में ए बी डी सी और ई, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप अगर इसे चाहो ना तो एक ट्रिक से याद कर लो, ठीक है, उस ट्रिक से आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। PhD कैग, PhD A और G, तो आप PhD कैसे से याद रख सकते हो, P और H के बीच में आता है LR यानी कि लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। D और C के बीच आता है नमूना, और A और G के बीच में आता है HT यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। P से क्या हो गया, P का मतलब हो गया आपका प्रॉब्लम, यानी कि हमारा समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। LR का मतलब हो गया लिटरेचर रिव्यू यानी साहित्य समीक्षा करना, ठीक है। H का मतलब हो गया हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। D हो गया आपका डिजाइन यानी प्रारूप तैयार करना। उसके बाद नमूना चयन हो गया सेलेक्ट सैंपल्स, ठीक है। C से हो गया आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, मतलब डाटा को कलेक्ट करना। A से हो गया एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना। HT का मतलब हो गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी परिकल्पना परीक्षण करना। G से हो गया जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण करना। तो आप इसे PhD कैग से बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है, और ये आपको याद भी रहेगा, इस ट्रिक को आप याद कर लो अच्छे से, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो और उसे याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी आपके आंसर दिए गए हैं, अनुसंधान प्रक्रिया के चरण। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तो शोध प्रश्न को देख रहे हैं, फिर साहित्य समीक्षा कर रहे हैं, फिर शोध योजना बना रहे हैं, उसके बाद आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, उसके बाद परिणाम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक निजी कंपनी की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। तो हमें इसे सीक्वेंस में लगाना है। आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि हम इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं,
तो एक्वायर DIN एंड DSC ऑफ प्रमोटर्स जो है, प्रवर्तकों के DIN और DSC प्राप्त करना। सबसे पहले हम ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो कंपनी नाम का चयन और उसे आरक्षित करना, सेलेक्ट एंड रिजर्व कंपनी नेम, ठीक है। तो हम सबसे पहले बी को लेते हैं, उसके बाद ए को लेते हैं। तो देखते हैं हमारा आंसर इससे निकला है कि नहीं। ये देखो, ए एक सी में है और एक डी में है, ए कट गया और बी भी कट गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ना, अब देखो हमारा आंसर कैसे आएगा। हम देखते हैं ना कि सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारा, ठीक है। कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये हमारा सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट में आया बी, उसके बाद ए और सबसे लास्ट में आ गया डी। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे देखो मैं आपको सारा दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो DIN और DSC नंबर जो ये देखते हैं, उसके बाद कंपनी का नाम का चयन करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, तो संस्था के अंतर नियम और बहिर्नियम मसौदा तैयार करते हैं, यानी ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, MOA और AOA जो है हम उसे तैयार करते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, तो उसके बाद हम स्पाइस और आवेदन दायर करते हैं, मतलब फाइल स्पाइस प्लस एप्लीकेशन, ये हम करते हैं। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, तो गेट कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। सबसे लास्ट में ही तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा ना। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप सोच सकते हो किसी भी चीज का सर्टिफिकेट कब मिलता है, जब हम उसे पूरा कर लें। तो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस हमारा होगा सर्टिफिकेट का, इसलिए हमारा लास्ट में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, DACED, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये सब के सीक्वेंस याद कर ले। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी मैं करवा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। मैं जो भी आपको बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुंचाएं। और अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगी और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे क्लासेस चाहिए ना, तो आप मुझे एक कमेंट कर दो, मैं उस टॉपिक पे आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।